हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं। इस पर आपको मेरे सभी यूपी टीईटी सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूं। तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिए लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे इतिहास का और संविधान के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स का। लेकिन उसके पहले दोस्तों, जो इस समय खबर चल रही है उसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो काफ़ी लोग टेंशन में होंगे, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा होगा। लेकिन अब आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। अंतिम समय शेष बचा है और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि स्टे लगा हुआ है परीक्षा पर या नहीं लगा हुआ, क्योंकि जो भी फैसला आया उसे रिजर्व कर लिया गया है और वो आपको कल सुबह 10 बजे अपलोड किया जाएगा, तब पता लग पाएगा। तो कोशिश करेंगे आपको सबसे पहले जो सही सटीक फैसला होगा वो आपको बता दें। तो तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि परीक्षा कैंसिल हो गई है या उस पर स्टे लग गया। इस प्रकार की सभी जो र्यूमर फैल रही हैं उन सभी चीज़ों से बचिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो और दोस्तों, इसके साथ ही साथ टीवी में भी न्यूज़ आ रही थी कि जो यूपी टीईटी 2018 में गलत क्वेश्चन थे उनके आधार पर ये फैसला लिया गया है। लेकिन अभी ये नहीं बताया गया कि एग्ज़ाम 6 तारीख को होगा या नहीं होगा, उस पर क्या आगे प्रोसेस होगी। तो दोस्तों, ये खबर आपको कल सुबह ही पता लग पाएगी। तब तक के लिए अपनी तैयारी करिए और आज इस इतिहास के पार्ट को अच्छे से देखिए। सुबह जीवन कौशल का पार्ट लेकर आए थे, उसे अगर ना देखा हो तो उसे भी ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर आपको और थोड़ा समय मिल जाता, ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेट बढ़ेगी तो 15 दिन बढ़ेगी। वैसे अभी तक तो चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सभी पूरा अभी कोर्ट के फैसले पर डिपेंड है। उसके बाद जो कुछ होगा वो सरकार के हाथ में होगा कि आगे क्या उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और एक भी समय, बिल्कुल एक भी मिनट का समय बर्बाद मत करिए अपना। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को और पूरा रिवीजन एक साथ करते हैं। इतिहास का काफ़ी लोग कह रहे थे इतिहास का रिवीजन करवा दीजिए, तो आज ये इतिहास का है और कल सुबह भूगोल और विज्ञान का एक साथ रिवीजन का एक पार्ट दे देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करते रहें। तो दोस्तों, मैंने सिर्फ उन टॉपिक्स को लिया जिससे मुझे लग रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला उनमें टॉपिक है 1857 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं और वहाँ का विद्रोही नेता कौन कौन था। सिर्फ आपको ये दो चीज़ें पढ़नी है और इनमें से ही उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन फंस जाएगा। तो दोस्तों, दिल्ली से प्रारंभ करते हैं। दिल्ली में विद्रोह हुआ था, वहाँ के जो विरोधी नेता थे, विद्रोही के नेता थे, वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। द्वितीय याद रखें, क्योंकि अगर आपको बहादुर शाह जफर 1 2 दिया रहा है तो आपको 2 पर ही, द्वितीय पर ही टिक करना होगा। अगला कानपुर केंद्र था इसका। कानपुर में नाना साहब जो थे, नाना साहब ये यहाँ के विद्रोही नेता थे, यानी कि कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे इस क्रांति का, वो आपसे बताया गया है। तो कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। अगले लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और दूसरा नाम पूछा था तो इनका नाम था मणिकर्णिका, इनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई का, ये भी याद कर लीजिए आप लोग। जगदीशपुर जो कि बिहार में, यहाँ पर दोस्तों कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लखनऊ हो गया, दूसरा जगदीशपुर होगा, ये सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं पूछे जाने के। अगला है फैजाबाद से किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। किसने किया था? फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने। इलाहाबाद से किया था लियाकत अली ने। बरेली से किया था खान बहादुर खान ने और इसके बाद फतेहपुर से किया था अजीमुल्ला ने। तो इनमें दोस्तों आपको दो अच्छे से याद रखने हैं, जगदीशपुर हो गया, लखनऊ हो गया। इसके बाद यदि सब याद कर लें तो कर सकते हैं आप लोग, इलाहाबाद भी याद कर लीजिए जरूर। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे दूसरे टॉपिक पर। एक एक करके जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं उन चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेंगे और जो आपको पढ़ाना है, बाकी आपको जो पढ़ना है वो आप स्क्रीनशॉट लेके स्वयं से पढ़ सकते हैं। तो इसमें अब अगला पार्ट आता है 1906 में क्या हुआ था? स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, मुस्लिम लीग की ढाका में गठन हुआ था। किसने किया था? तो आगा खान ने मुस्लिम लीग का गठन किया था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें दोस्तों विभाजन हो गया था कांग्रेस का, एक दल बन गया था, गर्म दल, एक नरम दल। गर्म दल के जो नेता थे तो उसमें गर्म दल के नेताओं में लाल बाल पाल प्रमुख नेता थे, जिसमें लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से थे बिपिन चंद्र पाल, ये प्रमुख नेता थे। इसका नरम दल के नेता जो थे उसमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये प्रमुख नेता माने जाते थे। तो ये दोनों अलग अलग गुट में बट गए थे, जो कि एक गुट 1907 में बटे थे, याद कर लीजिए। एक गर्म दल था जो कि
क्रांति करके देश जीतना चाहता था, और एक नरम दल था जो ऐसे ही देश को जीतना चाहते थे। इसका अगले आपको नहीं पढ़ने, एक 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, ये याद कर लीजिए। और इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, कलकत्ता से दिल्ली बदली गई थी, जो भारत की राजधानी थी पहले, इसके पहले तक कलकत्ता थी और 1911 में इसे दिल्ली बनाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और 1912 में राजधानी दिल्ली का उद्घाटन किया गया था। लेकिन आपको 1911 याद रखना है कि कब परिवर्तित की गई थी, तो 1911 में कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित की गई थी। इसका 1916 को याद रखना है आपको। 1916 आपको किस लिए याद रखना है, तो ये नरम दल गरम दल जो अलग अलग हुए थे, ये सभी एक साथ मिल गए थे आके दोबारा 1916 में। इसका दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, 1917 में जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट बनी थी, और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी अधिवेशन की। कौन थी? ये बनी थी एनी बेसेंट, इनका नाम याद रखिए, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। और इसके बाद दोस्तों एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन जो प्रारंभ किया था, ये 1916 में प्रारंभ किया था। ये इतने पॉइंट हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये इनकी कुछ संस्थाएं हैं और इनके संस्थापक कौन है, ये आपको याद रखना है। जगह नहीं पूछी जाएगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा तो इनसे ये पूछा जा सकता है कि इनकी संस्था का नाम क्या है। तो मित्र मेला और अभिनव भारत जो है, ये वी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने प्रारंभ किया था 1899 में और 1906 में। इसमें अभिनव भारत आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है पिछले एग्जाम्स में। इसके बाद ये आपको कोई याद नहीं रखने, जो याद रखने मैं वो बता दे रहा हूँ। इंडिया सोसाइटी मैडम कॉमा की है, 1906 में बनी थी। इसके बाद दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, ये आपका याद रखना है। इसमें नाम राम प्रसाद बिस्मिल का याद रख लीजिए मेन तौर पर, क्योंकि ये नाम ज़्यादा फेमस है, यही पूछा जा सकता है। अगला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आज़ाद सबसे इंपॉर्टेंट है, ये निश्चित पूछा जा सकता है। 1928 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। इसके बाद अगला आपको याद रखना भारत नौजवान सभा, इसके भगत सिंह और छबीला दास थे। भगत सिंह का नाम अच्छे से याद करिए। 1926 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा की। अब दोस्तों अगला है, कुछ उपाधियां हैं जो भारतीय जो क्रांतिकारी थे इनको दी गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किसका उपनाम क्या था, क्या उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों लाला लाजपत राय से प्रारंभ करते हैं। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था इनका? पंजाब केसरी का नाम दिया गया था। इसके बाद टी प्रकाशन को आंध्र केसरी का नाम दिया था। शेख मुजीबुर रहमान जो थे, ये वंगबंधु के नाम से जाने जाते थे। देशबंधु जरूर याद कर लीजिएगा, देशबंधु थे चित्तरंजन दास, इनको नाम दिया गया था। और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और इन्होंने किसके साथ मिलकर की थी? तो ये मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला दीनबंधु, CF एंड्रयूज को दीनबंधु कहा जाता था। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता था। इसके बाद शिमला का संत एहो ह्यूम को कहा जाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिमला का संत किसे कहा जाता था? तो एहो ह्यूम को कहा जाता था। अब इसका दोस्तों अगला है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद होगा, सीमांत गांधी याद कर लीजिएगा, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी का नाम दिया गया था। आधुनिक भारत का चाणक्य और लौह पुरुष कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसका अगला दोस्तों गुरु जी किसे कहा जाता? तो MS गोलवलकर को, यानी कि माधवराव सदाशिव राव गोलवलकर को गुरु जी की उपाधि दी गई थी। अगले गुरुदेव किसे कहा जाता? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव को उपाधि दी गई थी। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उपाधि दी गई थी। लोकमान्य की याद कर लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गवर्नर जनरल का पद कब आया? तो ये 1833 में एक्ट बना था, उसके द्वारा ये पद सृजित किया गया था, यानी कि आया था। और ये 1950 तक रहा था। और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो अंग्रेज जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और उसका जो इंडियन बनाए गए थे वो थे C राजगोपालाचार्य। अंतिम और पहले भारतीय गवर्नर और अंतिम भारतीय गवर्नर वही थे, C राजगोपालाचार्य, याद कर लीजिए। इसके बाद राष्ट्रपति का पद का सृजन हो गया, इसके बाद इसे हटा दिया गया था। अब इसका राष्ट्रपतियों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको पहला याद रखना है, 1952 में बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पहले कृषि मंत्री थे। और इसके बाद इन्हें बनाया गया था राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद कर लीजिए आप लोग। और ये 1962 तक रहे थे। इसका सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे 1962 में दोस्तों। ये वैसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको अब इसके बाद याद रखने दो लोगों के, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि 11वें थे और 2002 में ये बने थे भारत के राष्ट्रपति, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद अंतिम याद रखने 14वें कौन है? तो दोस्तों ये रामनाथ कोविंद हैं, जो कि BJP की तरफ से बनाए गए हैं 2017 में। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये कहाँ के हैं?
तो ये परौख गांव है जो कानपुर देहात में आता है, यहाँ से ये निर्वाचित किए गए राष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने किसको हराया था, तो इन्होंने जो संपर्क यानी कि जो यूपीए सरकार की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई थी मीरा कुमार, उनको हराया था इन्होंने। और कितने प्रतिशत मतों से इनको मिले थे 65% मत, और उनको 34% मत प्राप्त हुए थे। 25 जुलाई 2017 को चुने गए थे, याद कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद अगला दोस्तों कुछ संवैधानिक पद हैं, इन्हें इनकी उम्र आपको याद रखनी है कि कौन सी उम्र है और इन्हें शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों इनका कार्यकाल आपको याद रखना, और न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, इसके बाद नियुक्ति कौन दिलाता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से निश्चित पूछा जाएगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, न्यूनतम उम्र जो होती है वो 35 वर्ष की होती है, और इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इन्हें नियुक्ति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को ये अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 35 वर्ष न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति को ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश को की उम्र होनी चाहिए 65 वर्ष तक बनता है, यानी कि अधिकतम उम्र 65 वर्ष होनी चाहिए। 65 वर्ष के बाद रिटायरमेंट कर दिया जाता है, यानी कि रिटायर हो जाते हैं, तो इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और इसके बाद ये अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रधानमंत्री, तो दोस्तों 25 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति इन्हें नियुक्ति दिलाता है और राष्ट्रपति ही इन्हें शपथ दिलाते हैं, और अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल की बात करें तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु और 5 वर्ष का कार्यकाल, मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। अगला लोकसभा अध्यक्ष का, इनका भी 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष वाला याद रखिए। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, और इसके बाद निर्वाचन आयुक्त जो होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है उसका, और इसका एज, उसमें भी एज लिमिट होती है। इसका दोस्तों महान्यायवादी जो होता है, इसे क्या अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जाना जाता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ये याद कर लीजिए। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष, और याद कर लीजिए ये भी महत्वपूर्ण है। तो 15वें अध्यक्ष जो बनाए गए वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह, इनका नाम है, याद कर लीजिए आप लोग, क्या नाम है, एन.के. सिंह इनका नाम है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों इनके पहले थे वो वाई.वी. रेड्डी उनका नाम था, और वो 14वें थे, और ये 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखिए आप लोग। अब इसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं दोस्तों। इसके पहले आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्ष जो है इस समय, उनका क्या नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अपने आंसर जरूर अधिक से अधिक संख्या में दें, जरूर बताएं कि लोकसभा के इस समय जो अध्यक्ष बनाएंगे वो कौन है। अब दोस्तों ये एक संविधान पर आधारित क्वेश्चन है। इस पर मैंने आपसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा भी था कि नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं। तो दोस्तों ये भाग 4 में है, संविधान के कौन से भाग 4 में रखे गए हैं, और इसका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। और ये लिए कहाँ से गए, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अभी एक एक चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। अब इनको पहले आप लोग याद कर लीजिएगा कि भाग 1 अनुच्छेद 1 में क्या है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आता है, तो भाग 1 में संघ और राज्य है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं। इसका नागरिकता का वर्णन 5 से 11 तक है। मौलिक अधिकार जरूर याद कर लीजिएगा, 12 से 35 तक जो किया गया वर्णन, ये मौलिक अधिकारों का किया गया है। और दोस्तों ये तीसरे भाग में आते हैं, कौन से भाग में, तीसरे भाग में आते हैं अनुच्छेद के। अगला भाग है दोस्तों चौथे नंबर पर, चौथे भाग में आते हैं नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक। अगला 51 का जो है दोस्तों, ये जरूर याद कर लीजिएगा, 51 का के अंतर्गत क्या किया गया है, तो दोस्तों 51 का में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया। ये बाद में जोड़े गए थे, इन्हें अभी मैं आपको बता दूंगा आगे। जो भी संशोधन किए गए संविधान में इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैं आगे बता दूंगा एक एक करके। अगला राज्यों की शासन व्यवस्था, ये इसके अंतर्गत आती है 152 से 237 तक। ये वैसे नहीं पूछे जाएंगे, ये ऊपर वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद पंचायतों के आधार पर पूछा जाता है, तो 243 से 243 जो है ये पंचायतों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इससे देख लीजिए क्या बन सकता है, तो राज्य भाषाएं जो होती हैं, इनका वर्णन 343 से 351 में किया गया है। आपातकाल का वर्णन किया गया 352 से 360 तक में। और दोस्तों इसके अलावा देख लीजिए, कोई अगर आपको पढ़ना हो, याद करना हो, तो आप लोग उसे याद कर सकते हैं। अब देखिए एक इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 9वीं अनुसूची में प्रथम संशोधन किया गया था। और दोस्तों प्रथम संशोधन, संविधान संशोधन जो हुआ था, ये 1951 में सबसे बड़ा 42वां संशोधन हुआ था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें कुल
कुल सदस्य जो थे वो सदस्यों की संख्या 7 थी। कितने? 7 कुल सदस्य और प्रारूप समिति, इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए थे गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे ये वीएन राव थे। ये नहीं पूछा जाएगा, वैसे ये दोनों चीज़ें आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि अध्यक्ष कौन थे और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था अस्थायी तौर पर। इसके बाद दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। मूल अधिकार और देसी रियासतों की समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। लौह पुरुष जी जो थे वो इसके सदस्य थे। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इस पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। अगला दोस्तों क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद 42वें संशोधन के बाद जोड़े गए थे। ये 3 इसमें नाम जोड़े गए थे, जो कि धर्मनिरपेक्षता और अखंडता और तीसरा था समाजवाद। ये तीनों चीजें 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था। प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो ये 1952 में हुए थे। ये याद हो गया आपको, देख लीजिए एक एक चीज। अब अगला दोस्तों, संविधान के स्रोत कि कौन सी चीज कहाँ से ली गई, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले ब्रिटेन पर आते हैं, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली जो ली गई, कानून का शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये चीजें ली गई हैं ब्रिटेन से। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। इसका दोस्तों अगला है अमेरिका से क्या लिया गया? तो मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यूपी टेट में कि न्यायिक व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो ये अमेरिका से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति की वीटो पावर, महाभियोग प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, ये अमेरिका से लिया गया। आयरलैंड से मुख्यतः नीति निर्देशक तत्व लिए गए, इतना ही याद रखिए, ज़्यादा आप लोग याद मत करिए। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? संवर्ती सूची याद रखिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लीजिए। अगला, जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था ली गई, ये भी महत्वपूर्ण है। कनाडा से संघात्मक प्रणाली जो ली गई है ये ली गई कनाडा से। इसका दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिए गए हैं। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए, जो कि 42वें संशोधन के अंतर्गत किए गए थे। अगले पार्ट में हम लोग इसे डिस्कस किए लग रहे हैं। और जापान से लिए गए थे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया जापान से। अब दोस्तों अगला आयोग और उनकी समितियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें सभी आपको नहीं याद रखनी है। सबसे पहले ये स्वर्ण सिंह की जो 1976 में आई थी और इसी में किया गया था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था। और इसके अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य बनाए गए थे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के संशोधन के बाद, यानी कि इन्होंने इसके लिए जो कार्य किए थे उसके बाद ये 42वां संशोधन किया गया 1976 में और 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन दोस्तों अब इस समय कितने मूल कर्तव्य हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। अब दोस्तों अगला कौन सा आपको याद रखना है? तो अगला एक और है, वो आपको याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति। ये 1956 में बनी थी। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय होगी, त्रिस्तरीय होगी, ये इन्होंने बताया था। और इन्हीं की इसी संस्तुति पर पंचायती राज संस्था का गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति पर, जो कि 1956 में संशोधन हुआ था। ये 2 चीजें याद कर लीजिए, इसके बाद आगे आपको कुछ याद करना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण संगठन है, इनके संस्थापक कौन कौन है और किस सन में इन्हें संस्थापित किया गया ये आपको बताना है। स्थापित किया गया ब्रह्म समाज सबसे पहले आता है, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया और 1828 में किया गया। इसके पहले आत्मीय समाज भी इन्होंने किया था 1815 में राजा राम मोहन राय ने। लेकिन ब्रह्म समाज आपको ज्यादा याद रखना। तत्वबोधिनी सभा जो है ये देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में बनाई थी। इसके बाद अगला आपको याद रखना प्रार्थना समाज, ये आत्माराम पांडुरंगा ने बनाई थी 1867 में। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। इसके बाद अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सर सैयद अहमद खान ने 1875 में। अब अगला दोस्तों रामकृष्ण मिशन जो था ये स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में प्रारंभ किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। सत्य शोधन समाज ज्योतिबा बाई फुले ने बनाया था 1873 में, सत्य शोधन समाज। इसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया था डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में, डॉक्टर हेडगेवार ने बनाया था, याद कर लीजिए आप लोग। और हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय ने 1915 में बनाई थी।
इसी पर इन्होंने फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी उसी समय की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। अब इसके बाद आपको अगला याद रखना, भारत सेवक समाज जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनाया था। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद। बस आपको इतने ही याद रखने, अगर आपको उसके अलावा भी पढ़ने तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेकर ये सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सभी बता दिए। तो जितना आपका इतिहास का इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो मैंने लगभग सभी कंप्लीट करवा दिया है, और इसके अलावा संविधान से भी जो क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया है। तो इन चीज़ों को ही आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये सभी चीज़ें आप लोग छोड़िए मत एक भी चीज़। इसके अलावा आप इसमें आपके कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन और रह गए, उनको मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। सन आप लोग याद रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो ये 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। याद कर लीजिए आप लोग, जो कि करो या मरो का नारा देकर भारत छोड़ने के लिए लागू किया गया था 1942 में 8 अगस्त को। इसके अलावा दोस्तों असहयोग आंदोलन जो था ये कब चलाया गया था? तो दोस्तों ये चलाया गया था 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था, लेकिन ये स्थगित कर दिया गया था 1922 में। चौरी चौरा की घटना घटित हो गई थी, जिसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बनता है कि इसे स्थगित कब किया गया था। इसका दोस्तों एक और आंदोलन चलाया गया था जो जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना गया, जिसमें नमक कानून को तोड़ा गया था। ये कब? 1930 में ये आंदोलन चलाया गया था। ये भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, और इसमें दांडी मार्च भी निकाला गया था। इसका दोस्तों कोई अगर अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेगा या कोई चीज़ पढ़ाने को होगी वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी आप लोग इतना पहले रिवाइज कर लीजिएगा, और आगे जैसे ही कोई सूचना मिलती है मैं तुरंत आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि एग्जाम कैंसिल होगा या आगे डेट बढ़ेगी। जो कुछ भी होगा वो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। अभी ये चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसके अलावा पिछले जो पार्ट्स हैं उन्हें भी जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप लोग सभी रिवीजन के पार्ट्स को देख सकते हैं और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलें। आज के पार्ट में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।